संवाद के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नेंस, ग्रास रूट्स और ग्राउंड रियलिटी के पुल के उस पार पॉलिसी सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं है, वह लोगों की जिंदगियां भी बदलती है। हमारी आज की मेहमान है मिस शिवी उपाध्याय। मैम एजीएम के रूप में फर्स्ट इंडियन नेट पॉजिटिव पंचायत को लीड कर रही हैं। मैम ने डीयू से विमेंस इन पॉलिटिक्स में अपनी पीएचडी की है। साथ ही मैम एक थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं। मैम ने प्रोजेक्ट्स जैसे नेशनल पायलट्स पे भी काम किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का संवाद। मैम, यू आर करेंटली लीडिंग इंडियाज फर्स्ट नेट पॉजिटिव पंचायत. What real change does it bring to the grassroots level? Thank you for the question, Arpita. To put it very simply, Net Positive Panchayat is Government of India and GIZ, which is a German organization's first intervention in India. So we are going beyond net zero, which is कार्बन का एमिशन इतना कम हो कि pollutants हमारे आसपास के environment में ना हो. तो जब हम नेट पॉजिटिव पंचायत कहते हैं, एक ऐसा रूरल मॉडल वेर इन एमिशन तो कम करना ही है, पर गांव को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है और एनर्जी एफिशिएंट बनाना है कि वो खुद का बस डेवलपमेंट ना करे, बस आस पास में भी वो रिपल इफेक्ट जाए. टू पुट इट वेरी सिंपली. दैट्स इंटरेस्टिंग मैम. मैम, एकेडमिया से एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रास रूट तक का आपका जो सफ़र रहा है, उसमें कौन सा टर्निंग पॉइंट वाज लाइक सो डिफिकल्ट फॉर यू और सो इंटरेस्टिंग व्हाटएवर? सो ये जो मेरा एक ऑर्गेनिक सफ़र रहा है, इट इज़ साइमल्टेनियस. कोई भी चीज़ एक आइसोलेशन में नहीं चल रही. और अभी मैंने शुरू भी वैसे ही किया था और आज भी ऐसा ही आई एम ट्राइंग, क्योंकि वन ऑफ माई इंस्पिरेशन इज़ अम्बेडकर, जिन्होंने एक बहुत ही सिंपल कोट दिया है विच इज़ वेरी पावरफुल: एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट. एंड इफ़ यू सी, माई जर्नी हैज़ बीन लाइक दैट ओनली. Education, why? Because it helps you question, right? It makes you curious. Art, because it जो बातें हम बहुत शोर करके नहीं बोल पाते, उसको महसूस करना सिखाता है, खासकर थिएटर. और आई हैव म्यूजिशियन फ्रेंड्स एंड ऑल, दे से द सेम, राइट? तो आप महसूस करना सीखते हैं आर्ट के थ्रू. एंड पॉलिसी और ग्रास रूट्स जो है वो आपको बहुत हम्बल बनाती है. सो दीज थ्री थिंग्स नो helps you understand overall society and yourself. और इस जर्नी को जीने में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज तो आई हैं, बट इट हैज़ ओनली हेल्प मी ग्रो. सो दैट आई कैन नॉट से एक ऐसी चीज़ है दैट हैज़ टर्न्ड मी और चेंज्ड मी, बट ऑल ऑफ दिस टुगेदर हैज़ मोल्डेड मी इनटू द वुमन आई एम, एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट ऑन गोइंग जर्नी, एंड आई होप आई लर्न मोर. मैम, नीति आयोग के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के दौरान व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू? सो व्हेनेवर यू वर्क ऑन एनी मैक्रो प्रोजेक्ट, जो भी कुछ बड़ा होता है, जो पॉलिसी ड्रिवन होता है, एक पैटर्न जो आपको एस्पिरेशनल ब्लॉक में मुझे देखने को मिला, विच इज़ वी ओनली टॉक नंबर्स मोस्टली, कि ये टारगेट है, ये डेटा अचीव करना है. अब इस कॉन्स्टेंट हसल में क्या होता है, most often we ignore people at the margin, right? When I talk about people at the margin, these people are women, tribals, your rural people from remotest villages, children, all these vulnerable groups, right? तो ये जो आंकड़े होते हैं, इनमें ये लेयर हम नहीं देख पाते. और एस्पिरेशनल ब्लॉक को भी जब तय किया, तो बेसिकली एस्पिरेशनल ब्लॉक है क्या? 500 ऐसे ब्लॉक्स अक्रॉस इंडिया जिसमें सबसे ज़्यादा पिछड़ापन है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स विच आर सोशो इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से, रोज़गार में, पढ़ाई में, हेल्थ में, ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर आर नॉट देयर. अब ये जो आंकड़े हैं, इनमें ये लेयर्स नहीं आ रही, राइट? कि एक औरत भी है जो शायद विधवा भी है, आदिवासी भी है, उसकी जीवन को ये आंकड़े नहीं कैप्चर कर पा रहे. तो वेन एवर वी आर डिवाइसिंग एनी डिज़ाइन या कोई भी सोल्यूशन हम सोच रहे होते हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था टू कन्विंस ऑफिसर्स, टू कन्विंस मिनिस्टर्स कि सर आंकड़ों को लेयर निकाल के हम देखें, और अगर कहीं जेंडर लेंस की ज़रूरत है, कास्ट लेंस की ज़रूरत है, तो उसको हम इंटीग्रेट करें. तो एज अ सोल्यूशन व्हाट वी डिड इज़, हमने बिहेवियरल चेंज पे काम किया ऑफिसर्स के, राइट, एंड CSBC की मदद से, विच हैज़ रियली हेल्प्ड अस. एंड यूपी में, थैंक्स टू आवर ऑनरेबल CM, ही हैज़ अडॉप्टेड दैट मॉडल एट स्टेट लेवल नाउ. तो हम अपने व्यवहार में चेंज लाएं और आंकड़ों से बढ़कर ज़िंदगी को ज़िंदगी जैसा देखें और ह्यूमंस को देखें, राइट, इन एवरी कॉन्टेक्स्ट. तो जो हम सोल्यूशन बनाएंगे एस्पिरेशनल ब्लॉक और बियॉन्ड,
वो काम करेगा ग्राउंड पे। तो जो चैलेंज था उसी से मिलकर हमने सोल्यूशन भी निकाला। दैट्स ब्यूटीफुल मैम। मैम जो लार्ज पॉलिसीज़ होती हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे दे गेट डिल्यूटेड, सो हाउ डू यू मेक श्योर कि वो पीपल सेंटर्ड रहें? इसी जो आपका पिछला सवाल था उसी से जुड़ा हुआ ये थोड़ा कुछ है। तो पॉलिसी में अक्सर क्या होता है ना, आप कोई भी पॉलिसी जब पेपर पे है, हाउ यू कैन सी दैट पॉलिसी इज़ रियली वर्थ इम्प्लीमेंटिंग। मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैंने 30-40 स्कीम्स पे जैसे बनारस में भी काम किया है, ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफी में, जो मुझे अभी तक समझ बनी है। कुछ पॉलिसी होती है ना, वो चीख चीख कर बोलती हैं कि हमें प्लीज़ ट्रांसलेट करके ग्राउंड तक पहुंचा दो। वो पेपर में रहना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो ग्राउंड अप से बनती है, लोगों की ज़रूरतों से बनती है, उसमें लोगों की भाषा होती है, राइट। सो व्हेन दैट इज़ देयर, तो वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको खुद मन करता है, क्योंकि वो पीपल सेंटर्ड होती है। तो फिर दीज प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज कंटेक्चुअलाइजेशन एज इम्प्लीमेंटर्स, आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हो गांव, समुदाय और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, राइट। तो उन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में ये चैलेंज होता है। कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो बहुत इग्नोरेंट तरीके से कभी कभी बनती हैं, उसमें हम लेयर्स देखते ही नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी हैं, डिफरेंट नीड्स हैं। तो उनमें ये चैलेंज आता है कि पहले उनकी पॉलिसी लैंग्वेज और उनको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉलिसी जिस पर मैंने बहुत शुरुआती दौर में काम किया और आज तक काम कर रही हूँ, विच इज़ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो दिस इज़ अ सिंपल सेंटर स्कीम जो स्टेट लेवल पे भी इम्प्लीमेंट होती है महिलाओं के रोज़गार के लिए। अब महिला जो है, हम उसको बस एक सिंगल कैटेगरी देख लेते हैं, राइट। तो हम ये नहीं हम सोचते हम उनको एम्पावर कर रहे थ्रू लाइवलीहुड, पर उनके आसपास में जो उनके काउंटर पार्ट हैं या उनके घर में जो मर्द हैं, वो औरत जब बाहर काम करने जा रही है तो घर में चूल्हा भी वही देख रही है, कपड़े भी वही साफ़ कर रही है, तो उसका मल्टीपल मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। ये पॉलिसी में हम कई बार नहीं देख पाते, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंटर्स की ये बहुत बड़ा रोल है कि जब भी वो कोई भी पॉलिसी पे काम करे, अगर महिला के रोज़गार पे भी कर रहे हैं, तो साथ ही में पुरुषों को भी रेडी करे उस महिला के लिए, with the challenge that you and I also face in urban localities, because there are lot of gender stereotypes that are enforced onto us, right? तो ऐसे ही गांव में भी है। तो जब तक हम पूरी कम्युनिटी को उस पॉलिसी के लिए नहीं रेडी करते, इम्प्लीमेंटेशन बिकम्स डिफ़िकल्ट। एंड वंस द कम्युनिटी इज़ रेडी, कि अगर एक एम्पावर्ड महिला है जो अपना रोज़गार कर रही है और उसका बर्डन परिवार के सब लोग अब शेयर कर रहे हैं, खाना बनाने से लेकर सफाई लेने से लेकर सब चीज़, तो वो पॉलिसी खिलकर फिर इम्प्लीमेंट हो पाती है। मैम, यू हैव डन योर PhD इन विमेंस इन पॉलिटिक्स, सो डू यू थिंक विमेंस वॉइसेस आज के टाइम में इट्स लाइक रिफ्लेक्टेड प्रॉपरली इन पॉलिसी मेकिंग? आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अर्पिता। मैंने ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफी में जब काम किया, कुछ चीज़ें जो अर्बन, रूरल, आदिवासी विमेन सेम तरह से फेस कर रही हैं। टॉप इज़ सेफ्टी। हम रात के 6 बजे के बाद अंधेरे में ना शहर की औरत निकल पा रही है, ना गांव की औरत निकल पा रही है, ना आदिवासी, चाहे वो कितनी भी एम्बिशियस हो, चाहे उसके पास कितना भी इकोनॉमिक पावर हो, वी ऑल आर अनसेफ। द रीज़न इज़ देयर इज़ नॉट इनफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन इंडिया, और रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है हमारे पास। हम 10% भी अगर आ गए हैं, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में सबसे अपर मोस्ट है, राइट, वहाँ पे भी हमारा 13 to 14% रिप्रेजेंटेशन है आफ्टर over 75 years of independence. That's a starking failure, I think, and it's a starking number, right? तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है और डिसीजन मेकिंग जो कम है, वो हमारी सीधे डायरेक्ट लाइफ को इम्पैक्ट करती है। किसी का भी टॉप मुद्दा, किसी भी इलेक्शन स्पीच या कहीं पे भी आप देखो, वो विमेन सेफ्टी होता ही नहीं है। जो जिस देश में 50% संख्या ह्यूमंस की मूव तक नहीं कर पा रही, राइट, तो वो कितना बड़ा शॉक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगी कि इंदिरा गांधी की हम बात करते हैं, एक हमारी PM थी, राइट। उसके बाद हमें प्रतिभा पाटिल पता है। आप जनरली किसी से भी पूछ लो, इवन विमेन, मैन, किसी से पूछो, हु आर द टॉप लीडर्स इन द टॉप हाउसेस, वी डोंट हैव मोर देन 5-6। अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, पर इसके अलावा बहुत कम नाम भी हैं जिनको हम जानते हैं, क्योंकि वो पावर में बहुत आए नहीं। तो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स, कि नंबर बढ़े, उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग पावर बढ़े, तो फिर आपके मेरे जो एवरीडे के जो चैलेंजेस हैं वो नेशन की प्रायोरिटी बनेगी, राइट। सो PhD जर्नी में भी, क्योंकि मेरा UP सेंट्रिक था, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लूँगी
मैं विमेन MLAs के साथ इंटरेक्शन कर रही थी, तो इन मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज आई एंटर्ड टू टेक डेटा, टू टेक ऑब्जर्वेशन। एक महिला MLA भी अगर बैठी है, उसके पूरे ऑफिस में पुरुष हैं, ऑल मैन, और एक और दो और महिलाएं होंगी विच आर ऑन द साइड, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफिस, चाहे आप ग्राम पंचायत में चले जाओ महिला के ऑफिस में, अगर वो हैं भी पोजीशन में, चाहे आप MLA ऑफिस में चले जाओ, चाहे आप MP में चले जाओ, वहाँ तक में हम रिप्रेजेंटेशन बढ़ा नहीं पाते जब एक वुमन ऑन द चेयर है। तो वी रियली नीड टू वर्क ऑन इट, बट हैविंग सेड दैट, things are shifting. For example, Ikra Hassan, one of my most favorite politicians. She's young. She studied from UK. She's from UP, a Muslim woman. She is speaking for us all. So it is shifting, but very slowly. So I hope it changes. Yeah. Ma'am, having worked on the Gate Foundation's project, national pilot, what is the most difficult part of translating research into actionable strategies? The most difficult part of translating research, no, because research is both primary and secondary, and it's in depth. It speaks for itself. आप किसी भी लेवल पे उस रिसर्च को ले जाओ तो आप बहुत एक डेप्थ में जाते हो और आपको बहुत सारी चीज़ें एविडेंटली सामने आ जाती हैं, और कई बार आप सोल्यूशन पे थ्रू रिसर्च यू रीच वेरी फास्ट ऑन पेपर्स, बट उसको सच में एक रियलिटी में लाना बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि ऑन पेपर द फ्रेमवर्क इज़ देयर, यू हैव 1 2 3 स्टेप, बट ऑन ग्राउंड इट इज़ नॉट दैट सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोविड का एग्जाम्पल लो, सो ऑन पेपर्स एवरीथिंग दैट कोविड हेल्प इज़ देयर, हॉस्पिटल इज़ देयर, तो क्यों नहीं लोगों को हॉस्पिटल में बेड मिल पा रहे, ये नहीं मिल पा रहे, इट बिकम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड थ्रू पेपर्स. बट व्हेन यू स्टेप ऑन ग्राउंड यू सी कि हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है उस सपोर्ट करने को जो हम पेपर पे नंबर कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ चले जाओगे वैक्सीन लगवा लोगे तो आप सेफ़ हो, या यहाँ चले जाओगे मास्क मिल जाएगा तो आप सेफ़ हो. लेकिन ऑन रोड जब आप जा रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, राइट. कहीं जो मैंने स्ट्रीट लाइट्स भी कहीं जगह नहीं होती, तो रात को भी मोबिलिटी नहीं है. तो बहुत सारे चैलेंज आपको ग्राउंड पे पता चलते हैं जो आपकी रिसर्च कई बार उस समय जब आपने वो किया है उस टाइम और कॉन्टेक्स्ट में वो कैप्चर नहीं कर पाती. And that is the biggest challenge I feel. Yeah. मैम, टिल डेट कौन सा फील्ड विजिट आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है और इमोशनली चैलेंजिंग रहा है, एंड व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस? So I can't pick one. There are many, but one of the zone of India which we don't often talk about is Northeast. Or Northeast में the kind of difficulties I saw. I was working in Bodoland with Action Northeast Trust, and as a college student like you, very passionate, driven. पर जिस दिन मैं वहाँ पे उतरी, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की पावर्टी, देयर इज़ दिस डिस्ट्रिक्ट, चिरांग डिस्ट्रिक्ट, भूटान बॉर्डर पे, मैंने लोगों को एक टाइम चावल नमक खाते देखा, उनके बैम्बू के घर बने हुए हैं, पानी आ रहा है तो उसमें भीग रहे हैं, एक्चुअल कपड़ा नहीं है, रोटी कपड़ा मकान के लिए भी जो हम जद्दोजहद सुनते हैं न्यूज़ और ये सब, मैंने वहाँ पे ग्राउंड पे देखा. लेकिन डिस्पाइट इट ऑल, द काइंड ऑफ लव पीपल गेव मी, अगर उनके पास नमक चावल भी है तो वो आपको देंगे. आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू माई पीरियड साइकिल एंड ऑल, तो मेरी 5 days की साइकिल 15 days की हो गई थी. तो मेरा एक एज अ वुमन खुद भी बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा था. क्लीन वॉशरूम नहीं होता आपके पास एज अ वुमन सोशल वर्कर ऑन ग्राउंड, और आपका जो स्ट्रगल चल रहा है उससे 10x ज़्यादा स्ट्रगल आप उनके लाइफ में देख रहे हो. कई घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, मेडिकल नहीं है, क्योंकि पीली लाल बीती और ऐसे करके वहाँ पे गांव हैं जो है आइलैंड जैसे हैं, जो आप बोट से जाओगे तो उस तरफ जा सकते हो, रात हो गई और अगर आप उस गांव में बीमार हो तो आप इस तरफ नहीं आ सकते. मैं 2017-18 की बात कर रही हूँ. तो ऐसी रियलिटी को जब आप देखते हो और फिर हम अपने वापस सिटी में आते हैं तो आपको अपने प्रिविलेज समझ आते हैं. ऐसे एक एग्जांपल, तिहाड़ जेल में जब मैं काम कर रही थी तो उस समय जब 2012 में निर्भया हुआ था तो आई वॉज फुल ऑफ एंगर. आई जस्ट वॉन्टेड टू किल दीज पीपल, अगर मुझे ये रेप कॉन्विक्ट्स मिल जाएं. पर उसी के कुछ साल बाद मुझे तिहाड़ जेल में काम करने का मौका मिला दिल्ली में, और मैं इन्हीं के सामने आई. विनय भी थे उसमें से, और उनकी 3 महीने बाद फांसी थी, और ऐसे और बहुत सारे लड़के थे. और उसी जेल में मैं लड़कों के जेल में काम कर रही थी जो 18 साल के ऊपर होते हैं, 18 से 24. और मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग मिली उस दौरान, जिनसे मैं चिढ़ती थी, जिन लड़कों से मुझे घिन आती थी. मुझे समझ आया कि
सिस्टमैटिकली इनसे सारा एक्सेस ले लिया गया है। मतलब दे आर पुअर, दे आर नॉट सेंसिटाइज्ड। उनको अभी भी लड़कियों का रेप गलत नहीं लग रहा, जबकि उनको पनिश करके जेल में डाला गया है फॉर देम टू रियलाइज इवन बिफोर डेथ। सो आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। व्हेन आई वाज मेकिंग दिस पेंटिंग, उस पेंटिंग में गलत था और सही था, ब्लैक और वाइट से रिप्रेजेंट किया था। उसमें उसने छोटे से छोटा क्राइम लिखा था कि चोरी करना गलत है, इसीलिए हमें ईमानदार रहना चाहिए। पर उस पूरी पेंटिंग में उसने कहीं नहीं लिखा था कि औरतों की इज्जत करना चाहिए और औरतों का रेप गलत है। तो हमारा जो रिफॉर्मेशन सिस्टम का जो पूरा, वो मेरे लिए एज अ वुमन बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं बहुत सोचती थी कि ये लड़के गलत हैं। मुझे फिर समझ आई कि पूरा सिस्टम जो चल रहा है वो गलत है। मैम आप थिएटर भी करती हैं, तो हाउ डज वहाँ का थिएटर का एक्सपीरियंस आपको ये पॉलिसीज़ के साथ मिक्सअप करके हेल्प करता है चीज़ों को और अच्छे से समझने में? या थिएटर इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मी। तो जैसे मैं, आप फर्स्ट ईयर में आए हो, मैं दौलत राम कॉलेज में गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और जैसे ही मैं क्लासरूम में बैठी, मैंने कहा कॉलेज भी ऐसा ही होगा क्लासरूम में। फिर मुझे DU में ये सारा बहुत कल्चर है, दैट्स रियली गुड, एंड नाउ इट्स कमिंग टू बनारस एंड एवरीवेयर, इट्स ब्यूटीफुल टू सी। तो मेरी इंग्लिश की क्लास चल रही थी और मैंने विंडो से देखा बहुत शोर आवाज़ हो रही है और लड़कियां आए, ढफली है, स्ट्रीट प्ले चल रहा था। मैंने कहा वाह, सोशियो पॉलिटिकल चीज़ें और मुद्दों को इतना एंटरटेनिंग ढंग से बोल रहे हैं। एट वंस आई वॉज अट्रैक्टेड टू इट। वही चीज़ मैंने अपनी पॉलिसी और पूरी जर्नी में रखी है। कैसे? कई बार क्या होता है कि आपको बहुत शोर करके बदलाव नहीं लाना होता, कई बार आपको महसूस करना होता है, और आप एक डॉट की तरह, एक फैसिलिटेटर की तरह होते हो, चाहे गांव हो, चाहे जेल हो, चाहे कोई भी संदर्भ ले लो। और आपको बदलाव पता है कैसे दिखता है? गांव की एक औरत जिससे आपने बहुत टाइम से बातचीत करी है, वो एक बैंक काउंटर पर जाके पहली बार अपना नाम बोलती है। दैट्स चेंज, राइट? थिएटर टीचेस यू दैट कि एक सबसे छोटा किरदार, एक जर्नी, जितनी भी छोटी हो, जितना आपको कम लग रहा हो, पर एक ओवरऑल विजन में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। हम एक पूरा प्ले करते हैं ना, तो मैं किसी भी सोशल मुद्दे पे जब काम करती हूँ, मैं उसको भी ऐसे ही देखती हूँ कि मेरा किरदार भले ही छोटा हो, शोर भले ही उतना ना हो, पर जो एंड विजन है ना हम सबका, आपका, मेरा, थ्रू दिस पॉडकास्ट ऑल्सो इज सेम। तो एंड गोल अगर सेम होता है, तो वो थिएटर से ही मैंने सीखा कि स्क्रिप्ट इज़ द विनर। तो जो सोल्यूशन है वो विनर है, जो विजन है वो विनर है, और मैं इसमें एक छोटा किरदार हूँ। तो ऐसे ही मैं पॉलिसी में भी काम करती हूँ। मैम जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली विमेंस हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग या फिर सोशल इम्पैक्ट, व्हाट्स योर मैसेज टू देम? सो व्हेन यू आस्क मी दिस, तो एट वंस मैं अपनी इंस्पिरेशन के बारे में सोच रही हूँ। ऑफ कोर्स वी हैव आवर बायोलॉजिकल मदर्स, जिनकी वजह से आप और मैं यहाँ बैठे हैं। पर आप और मैं और ये सभी लोग जो इतनी जर्नी से पढ़ते लिखते आ रहे हैं, 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले का बर्थडे था, राइट? शी इज़ द वुमन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इन इंडियन फेमिनिज्म, जिसकी वजह से आप और मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई करके बोल रहे हैं, है ना? उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब हमारे हाथों में किताबें रखी, तो किताब सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं रखी। उन्होंने कहा रेजिस्ट। और रेजिस्टेंस से मतलब क्या है कि जो इनजस्टिस है हम लोग के खिलाफ, उसके लिए हमें आवाज़ उठाना है, सिंपल। या और भी जो पिछड़े समुदाय हैं उनके लिए, राइट? और इसके लिए उन्होंने कुछ तरीके बताए। तरीके क्या हैं जो आज आपको और मुझे और जितने भी आपके साथ फ्रेंड्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। कि आप पढ़ाई करिए ताकि आप सवाल पूछ सकें, राइट? आप आर्टिस्ट रहिए, या आपको जो भी पसंद है, अपने अंदर की कला मत रोकिए, क्योंकि वो हेल्प्स यू ग्रो कॉन्स्टेंटली एंड हम्बल्स यू, राइट? और इसके साथ साथ एक्शन लीजिए, किसी के परमिशन का वेट मत करिए, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट सीकिंग फॉर परमिशन एज वुमन, यू स्टॉप ग्रोइंग। तो अपना डिसीजन खुद लो, और आपके पास इतना अनुभव है, उसको ट्रस्ट करो, राइट? क्योंकि मैं स्ट्रीट प्ले से हूँ, तो एक गाना है, तो इसको मैं समराइज़ करूँ तो एक स्ट्रीट प्ले का गाना है जो हम लोग काफ़ी बार दोहराते हैं। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब ही तो ज़माना बदलेगा, राइट? इसकी एक और लाइन मुझे बहुत पसंद है। तू चुप रह कर यूँ सहती रही, तो क्या ये ज़माना बदलेगा, तू बोलेगी मुँह खोलेगी, तब ही तो ज़माना बदलेगा। अगर हमें वॉइस मिली है, थोड़ा भी पावर मिला है, तो हम 1% या 2% रिप्रेजेंटेशन है इस पूरे इंडिया का, हम जैसी औरतें जो पढ़ लिख बोल सकती हैं, तो हमें पूरा अपना 100% देना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू चेंज द सिनेरियो
for the other 48% women of this country. So we don't have a choice. We have to speak up. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was wonderful talking with you. Thank you. Same here. Thank you, Arpita. थैंक यू डियर लिसनर्स, अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि बदलाव तभी फैलता है जब संवाद फैलता है। आई एम अर्पिता त्रिपाठी, योर होस्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नई आवाज़ और एक नए संवाद के साथ। जय हिंद।